नालंदा, ये नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, या फिर वो विश्वविद्यालय जिसे एक आक्रमण ने इतिहास के पन्नों में खंडहर बनाकर छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है तो। और बंधुगण, क्या हालचाल। हम लोग आए हैं बिहार के उस जिले में जहां इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि यहाँ के हर पर्वत, हर रास्ते, हर पत्थर में जिंदा है। यही वह भूमि है जहां जरासंध का साम्राज्य था, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की ज्योति जलाई, यहीं पर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया और यहाँ पर शिक्षा और ज्ञान की ऐसी ज्योति जली जिसकी रोशनी पूरे एशिया में सदियों तक फैलती रही। वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज अपना बिहार। यह बिहार है, यह बिहार है, ज्ञान और वीरों का द्वार है। बुद्ध महावीर की धरती, भारत का यह श्रृंगार है। सभ्यता की अमर कहानी, ज्ञान का उज्जवल संसार है। नालंदा की कहानी को समझना है तो शुरुआत हमें उस जगह से करनी होगी जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्रकृति ने इस नगर को ऐसी सुरक्षा दी थी कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 5 पहाड़ियों से घिरा यह नगर मगध साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत करता गया। यही वह भूमि थी जहां से मगध को एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली शासक मिले जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। पटना से लगभग 107 किलोमीटर का सफर तय कर आज हम पहुंचे हैं प्राचीन मगध की राजधानी राजगिर, यानी आज के राजगीर। और राजगीर का नाम लेते ही सबसे पहला नाम सामने आता है सम्राट जरासंध। अभी हम लोग जा रहे हैं जरासंध का अखाड़ा, जो कि सोन भंडार से आपको 1 किलोमीटर पड़ता है डिस्टेंस। कल हम लोग आ रहे थे तो बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि छाता लेके चलते हैं। और छाता ले लिया क्योंकि बारिश से अब ऐसे रास्ते में हम जा रहे हैं, कहीं पर बारिश हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं। आज यह जगह देखने में एक साधारण मैदान जैसी लग, लेकिन मान्यताओं के अनुसार कभी यही वह स्थान था जहां महाभारत के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीम और जरासंध के बीच कई दिनों तक मल्लयुद्ध हुआ। मगध के राजा जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा। अब अत्याचार बढ़ने लगा, तब श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन ब्राह्मणों का वेश धारण कर मगध पहुंचे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीम जितनी बार जरासंध को परास्त करते वह फिर खड़ा हो जाता। तभी श्री कृष्ण ने सूखी टहनी को 2 भागों में तोड़कर भीम को संकेत दिया। भीम ने वही रणनीति अपनाई, अंततः जरासंध पर विजय प्राप्त की। चाहे इसे इतिहास माना जाए या महाभारत की परंपरा, राजगीर की पहचान इस कथा से आज भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये था जरासंध का अखाड़ा। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे। जरासंध अखाड़ा और सोन भंडार के बगल में ही आपको मिलेगा जरासंध स्मारक, जो कि जरासंध की यादों में बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अंदर। इधर जैसे ही आप आते हैं तो आपको मिलेगा जरासंध लाइफ स्टोरी, मतलब कि जरासंध का कहानी, जीवन का कहानी, जहाँ पर ये देखिए उनके जीवन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको बताया गया है। जैसे कि उनका जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था और उनको राक्षसी ने जोड़ा, फिर वो योद्धा बने। बचपन से ही काफ़ी बलशाली थे और योद्धा बने। और उस साइड आपको दिखाया जाता है 4, 5, 6 में 4 नंबर में आपको दिखाया जाता है कि जरासंध महाभारत कालीन मगध राज के नरेश थे और चक्रवर्ती सम्राट बने। इधर दिखाया जाता है आपको कि श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों आए जरासंध से युद्ध करने और यहाँ पर हुआ मल्ल युद्ध। इनके जीवन से जुड़ी जितनी बातें इस स्मारक में आपको दिख जाएगा। लेकिन राजगीर की कहानी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं रही। समय बदला, युग बदला और फिर बदले राजा, और इसी धरती पर शुरू हुआ एक नया अध्याय जिसने भारत के इतिहास को ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया। अब कहानी उस राजा की जिसने सिर्फ मगध का ही विस्तार नहीं किया बल्कि भगवान बुद्ध के सबसे बड़े राजकीय समर्थकों में से एक माने जाते हैं, राजा बिंबिसार।
इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तलवार की धार पर किया, लेकिन मगध के राजा बिंबिसार ने युद्ध के साथ साथ रिश्तों की ताकत को अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार उन्होंने लगभग 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली, लेकिन कम उम्र के बावजूद उनकी दूरदृष्टता ने मगध को उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में लाकर खड़ा कर दिया। राजा बिंबिसार की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक विजेता राजा की नहीं, वे उन शासकों में थे जिन्होंने ज्ञान और अध्यात्म को भी उतना ही महत्व दिया जितना अपने साम्राज्य को, और इसी सोच ने इतिहास को एक ऐसा उपहार दिया जो आज भी राजगीर के पहचान बना हुआ है, वेनुवन। हम लोग आ चुके हैं वेनुवन के अंदर। हम लोगों ने गाड़ी अपना पार्क कर दिया और अब जाने वाले हैं अंदर। कहा जाता है कि इसी वन को बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था। हम लोग आ गए हैं वेनुवन के अंदर और हमारा कैमरा जमा हो गया है, लेकिन फ़ोन से अलाउ कर रहे हैं शूट करने के लिए। इस वन को बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था और आप देख सकते हैं कि जब उस समय दिया गया था तो ये बांस का वन था, बांस का वाटिका, और कहीं ना कहीं उसी स्मृतियों को जिंदा रखने का कोशिश किया गया। अभी भी आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर आपको बांस ही दिखेगा, बांस, और बहुत खूबसूरत बनाया गया है अभी उद्यान को। कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन का ये पॉइंट है यहाँ पर राजगीर में, और एक घूमने लायक जगह है। ऐसा नहीं है कि ये वन स्किप करने लायक है, ये घूमने लायक जगह है। अब समय है राजगीर की उस रहस्यमयी जगह पर चलने का जिसके बारे में लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि मगध के महाराज बिंबिसार ने अपना विशाल खजाना यहीं कहीं छिपा कर रखा था। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन उस खजाने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। है सोन भंडार गुफा, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। इतिहास हमेशा विजयों की कहानी नहीं सुनाता, कभी कभी वही इतिहास सबसे गहरे पारिवारिक संघर्षों का भी गवाह बन जाता है। मगध के इतिहास में भी एक ऐसा ही अध्याय आया जहां एक पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हो गए। राजा बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। बौद्ध परंपराओं के अनुसार सत्ता की महत्वाकांक्षा में अजातशत्रु ने अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः राजा बिंबिसार को बंदी बना लिया गया। जरा सोचिए, जिस शासक ने मगध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने ज्ञान और अध्यात्म को संरक्षण दिया, जिसने भगवान बुद्ध का सम्मान किया, उसी राजा को अपने ही पुत्र की कैद सहनी पड़ी। ये है बिंबिसार जेल। आज देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ मार्किंग कर दिया गया है कि इसी स्थान पे हुआ करता था बिंबिसार जेल, और यहीं पर उनके पुत्र बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर दिया था। इस कारागार की इन्हीं खिड़कियों से वे प्रतिदिन गृधकुट पर्वत की ओर निहारा करते थे, जहां भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को धर्म का उपदेश दिया करते। कैद में होने के बावजूद बिंबिसार के लिए वही पर्वत आशा, श्रद्धा और आत्मिक शांति का प्रतीक बना। हम लोग आ चुके हैं गृधकुट पर्वत पे, और यहीं पर आपको दो जगह जाने का लोकेशन मिलता है। एक गृधकुट पर्वत जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए, और एक आपको मिलता है शांति, विश्व शांति स्तूप जाने का रास्ता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं गृधकुट पर्वत। अभी बज रहा है कितना, देख लीजिए टाइम 1:20 हो रहा है, और हम लोग इस धूप में चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़। कभी भगवान इन्हीं रास्तों से चलकर गृधकुट की उस चोटी तक जाया करते थे, और आज हम भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ऊपर आ गए, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। हाँ चलो। हाँ। अरे धूपा है, हम बैठेंगे। चलो ना, छाई खोज के बैठेंगे। हाँ। और इसका स्थिति देखिए, अभी थक चुका है बालक। सुबह से कुछ खाए नहीं किया था। आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, काफ़ी खड़ा सीढ़ी है, और सीधे चढ़ना पड़ रहा है हम लोग को। अभी तो थोड़ा इसको बना भी दिया है,
पहले इससे और स्थिति दूसरा था, और ये खाई दिख रहा है आपको, देखिए व्हाट अ लुक, व्हाट अ नज़ारा। वो जो वाइट स्थान दिख रहा है वहाँ पर हम लोग ने अपना बाइक पार्क किया है और ट्रैक करते करते यहाँ तक आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखा कुछ, पता नहीं क्या है, नहीं ये नहीं है, यह स्थान बनाया गया शायद बैठने के लिए। ओह हाँ। अभी डिस्टेंस बचा हुआ है हम लोग को कवर करने के लिए, लेकिन उसका स्थिति देखिए। उसके कंधों पे काफ़ी वजन है। बोले इसको कि बैग हमको दे दो, लेकिन नहीं दे रहा है। छोटे भाई के बहुत हुए, बड़ भाई को दिक्कत है छोटे भाई से। कल हुआ था बारिश, कल मतलब समझिए कि पूरा 12-1 बजे तक बारिश होते रहा, तो कल हम लोग नहीं आए, और आज आए तो आज धूप कर दिया, और दोनों कंबाइन कर दिया, लेटेंट हीट बना के आज ज़्यादा हानिकारक कर दिया है, मतलब कि हालत ख़राब ज़्यादा कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्षों से बढ़कर इंसान मजबूत होता है, और शायद हम लोग उसी रास्ते पर हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गिरधुट पर्वत की चोटी पर। यही वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इन्हीं पहाड़ियों के बीच बैठकर उन्होंने करुणा, अहिंसा और मध्य मार्ग का संदेश दिया, जो आगे चलकर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के अनेक हिस्सों तक पहुंचा। आज भी यह पर्वत करोड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति का प्रतीक है, और इसी गिरधुट पर्वत की चोटी पर स्थित है विश्व शांति स्तूप। तो चलिए अब चलते हैं उस स्मारक की ओर। अब हम लोग जा रहे हैं शांति स्तूपा और लेने वाले हैं रोपवेज। यहाँ पर 2 रोपवेज सिस्टम है, एक न्यू और एक ओल्ड, लेकिन अभी ओल्ड बंद है, तो इसलिए हम लोग जाएंगे न्यू से। चलिए चलते हैं। और ये हम लोग ले चुके हैं अपना टिकट। ये है विश्व शांति स्तूप। जापान के बौद्ध संगठन निप्पोंजान म्योहोजी ने 1960 के दशक में इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया। लगभग 125 फीट ऊंचा यह स्तूप चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमाओं से सुसज्जित है। ये प्रतिमाएं उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण चरणों का प्रतीक मानी जाती है: जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण। ये था शांति स्तूपा, और अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हम लोग को शूट करते करते शाम हो गया है, और हम जा रहे हैं अपने एक मित्र के पास, जो कि यहीं नालंदा के ही निवासी हैं। ये हैं हमारे मित्र शिशुपाल, और अभी हम इन्हीं के रूम पे आए हुए हैं, जो कि अभी ये रहते हैं बिहार शरीफ में। पहले हमको लगा कि बिहार शरीफ बहुत छोटा जगह होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा धारणा बदल गया। ये मतलब ठीक अच्छा खासा जगह है, मतलब बड़ा है, स्टूडेंट का भी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ये खाना बना रहे थे, थोड़ा सा इनका हम सहायता कर दे रहे हैं। वैसे ये सहायता ले नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं। काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं। एक टाइम था जब हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे पटना, तो ऑफिस में काम कर रहे थे, तो हमारे किसी रिलेटिव को ज़रूरत पड़ा था खून का, तो ये वो व्यक्ति हैं जो मतलब कि पहले मतलब कि खड़ा हो गया कि खून देने के लिए। आप सोच सकते हैं, जबकि उस टाइम पे हमको जानते भी नहीं थे। हम लोग का बनेगा खाना, और कल निकला जाएगा नेक्स्ट लोकेशन के लिए। गुड मॉर्निंग बंधुगण। तो हम लोग उठ चुके हैं, और आज देखिए मौसम लग रहा है कि थोड़ा बेटर है अभी, क्योंकि 7 बज रहा है और धूप नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि धूप ना ही शायद ना ही करे। और अभी मैं जिनके रूम पे हूँ, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। तो हम लोग सोने का सोचे,
तो पता है क्या, वो बिस्तर हम लोग को दे दिया, खुद नीचे सोए। हम बोले कि अरे आप लोग ऊपर सो जाइए, अब हम लोग नीचे सो जा रहे हैं, लेकिन वो बोले कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। राजगीर की पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध ने जिन विचारों और उपदेशों का बीज बोया था, वही बीज आगे चलकर ज्ञान के एक विशाल वट वृक्ष में बदल गया। एक ऐसी ज्ञान परंपरा जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया को नई दिशा दी, और इसी ज्ञान परंपरा की सबसे महान पहचान बना दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार। अभी मैं आ चुका हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, और अभी मैं इसके दरवाजे पर खड़ा हूँ। अगर मैं उस काल में होता, उस समय में होता, तो यहाँ पर कई आचार्य खड़े रहते जो मेरा परीक्षण लेते और तब हमको प्रवेश मिलता। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, बिना परीक्षण बिना योग्यता के ही हमको प्रवेश मिल जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं बाकी की चीज़ें। इतिहासकारों के अनुसार इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। लेकिन नालंदा केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा का ही केंद्र नहीं था। यहाँ दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, ज्योतिषी और अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान की खोज में यहाँ आते थे, लेकिन प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे और केवल योग्य छात्रों को ही अध्ययन का अवसर मिलता था। 7वीं शताब्दी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हेनसांग हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा करके नालंदा पहुंचे। उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा शिक्षा व्यवस्था, विशाल पुस्तकालय और यहाँ के अनुशासित जीवन का विस्तृत वर्णन किया। लेकिन इतिहास की धारा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा पर आक्रमण हुआ, जिसने इस महान ज्ञान परंपरा को गहरा आघात पहुंचाया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। जब उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए, तब नालंदा के एक विद्वान वैद्य ने केवल ग्रंथ के पन्नों पर औषधि लगाकर उसका उपचार किया। लेकिन ठीक होने के बाद इसका आभार मानने के बजाय खिलजी ईर्ष्या से भर गया और बाद में नालंदा को नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस हमला ने नालंदा को भारी क्षति पहुंचाई और सदियों से चली आ रही ज्ञान परंपरा लगभग समाप्त हो गई। लोक मान्यताओं के अनुसार इसके विशाल पुस्तकालय में रखी लाखों पांडुलिपियां इतनी अधिक थी कि आग कई महीनों तक धधकती रही। ये है मोनेस्ट्री नंबर 1 का, यहाँ पर लिखा हुआ है और साइड में दिया गया है स्कैनर। जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं, आपको एक लिंक आएगा, आपको इसका डिटेल पता चलेगा, आपको इमेज दिखाई देगा और नीचे देगा आपको लैंग्वेज कौन सा चूज़ करना है, जो चूज़ करना है वो लैंग्वेज चूज़ कीजिए। उसके अकॉर्डिंग नीचे सारा डिटेल आ जाएगा। अगर आपको ऑडियो सुनना है तो क्लिक कर दीजिए। तथा 1B अन्य सभी विहारों की सामान्य योजना से भिन्न ये विहार आकार में छोटे तथा उत्तराभिमुखी लगभग 2। तो ये आप कर सकते हैं, इससे इसका डिटेल आपको पता चल जाएगा और फिर घूमने में आपको थोड़ा आसानी होगा। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी और इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। और एक समय था जब यूनिवर्सिटी पूरे विश्व को ज्ञान देता था, और आज देखिए आज पूरा खंडर हो चुका है। लेकिन ऐसे ही इसी के भांति नया यूनिवर्सिटी बनाया गया है राजगीर से 5-6 किलोमीटर पहले, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर बाद एक और यूनिवर्सिटी बनाया गया है जो कि मॉडर्न एज का है, जस्ट सिमिलर इसी का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। वो हम लोगों ने बहुत भयंकर चैनल ले लिया है बिहार सीरीज कंप्लीट करने का। इतना गर्मी, इतना धूप है, हालत ख़राब हो जा रहा है। लेकिन छोड़िए, जो है सो है। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन। इस नालंदा में सिर्फ यही एक विश्वविद्यालय नहीं था, इसी के भांति 2 और थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तेल्हारा और उदंतपुरी। ये है तेल्हारा खंडर। ये भी नालंदा और उदंतपुरी जैसा ही एक यूनिवर्सिटी था उस टाइम जिसको बनाया गया था। इसको ऐसा कहा जाता है कि ये भी उस जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उससे भी पुराना है, कहीं ना कहीं उससे भी पुराना है, जो खनन के तथ्य मिले हैं यहाँ से। और बाकी आप देख सकते हैं इधर। और ये भैया हैं, हमें थोड़ा सा डिटेल देंगे इसका। विक्रांत कुमार स्थापित हूँ गाड़े यहाँ। देखिए पूरे टीला था, पूरे मट्टी साइज जितना भी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पूरे मट्टी से झका हुआ था। जैसी खुदाई हुआ, फ्लोर मिला, रूम बाय रूम कमरा मिला। जो 35 फीट गहराई है कुआं का, जो बहुत सा मूर्ति निकला है, जो पटना संग्रहालय में लेके चल गया। म्यूजियम बना हुआ है, बाकी भवन बन के तैयार हो गया है, बाकी उसमें मूर्ति नहीं रखाया है। यहाँ की जितना भी सामान है, जैसी म्यूजियम चालू होगा वो पूरे मूर्ति वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा। इसमें से बहुत सा ऐसा कंकाल निकला जो सब बहुत सा पुराना रहने के कारण टूट फूट गया, सब
1500 साल पुराना ही है, नालंदा से भी पुराना है। नालंदा से भी देखिए, इसको सारा देख लीजिए, जंगल झाड़ है, सब हो रहा है। इसको सारा है जो खुदाई नहीं, वो छत है, 3 तल्ला माउंट है। एक पहला फ्लोर हो गया नीचे, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, 3 तल्ला माउंट है जो खुदाई नहीं हुआ। रास्ता का रूम बाई रूम है, देख सकते हैं, छत है, परिक्रमा पथ का रास्ता है। अभी हम लोग छत पे खड़ा हैं। हाँ, दूसरा पर है, अच्छा, फिर तीसरा पर नीचे है। अच्छा। पहला फ्लोर हुआ जो माउंट है, हाँ। मेन माउंट से हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 तल्ला बिल्डिंग है। अभी जो खुदाई ढंग से नहीं हुआ, अधूरा भी है, इसको छत को खुदाई करना है, स्वरा को खुदाई करना है। परिक्रमा पथ है, मंदिर है, वो देख रहे हैं ना, मंदिर है, परिक्रमा पथ है, घूमने का रास्ता। 20 फीट गहराई है इसका रास्ता, देख सकते हैं। कमरा है, रूम का कमरा है, जो खुदाई नहीं हुआ छत का जैसी खुदाई हुआ, इसमें प्रवेश आप कर जाइएगा, इसमें भी प्रवेश कर जाइएगा। इसमें कमरा है, स्टूडेंट के रहने वाला। जो देखते हैं गेट है, गेट देख सकते हैं। और जो मूर्ति प्राप्त हुआ था वो कुएं से प्राप्त हुआ था? कुआं से भी हुआ, इसमें से भी हुआ, छत से हुआ, माउंट पर था, मंदिर था, टेम्पल वाला मंदिर, उस पर भी वो बहुत सा निकला। मंदिर में बहुत सा मूर्ति निकला उसमें से। तो सरकार अभी काम कर रहा है यहाँ की? सरकार यहाँ की नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं है सरकार। और एक और है ऐसा ही खंडर हमारा, हाँ वो है आपका गया जिले में, हाँ टिकारी किला। हाँ, टिकारी किला जानते हैं, वो भी नष्ट हो रहा है। वो नष्ट हो रहा है, इहू नष्ट हो रहा है। नालंदा से भी पुराना है। हाँ, नालंदा से भी, नालंदा के स्टूडेंट बहुत सा आया है, जिसको देखा, बहुत सा इसमें से ऐसा प्राचीन निकला मूर्ति की कह नहीं सकते। तो मॉन्क लोग आते हैं? हाँ, नालंदा के बहुत सा आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, सब देखने के लिए आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सब ट्रेनिंग करके अपना अपना फिर गए हैं। ये है तेल्हारा का खंडर, जो कि समझिए नालंदा से पहले का भी 1500 साल पुराना है, और इस पे सरकार हमारा अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, प्लीज़ लुक एट दिस, क्योंकि ये हमारे धरोहर, कहीं ना कहीं ये हमारे धरोहर हैं, इनको संरक्षण करना हमारा ही जिम्मेदारी है। जैसे नालंदा खंडर को संरक्षण मिला है और बाकी चीज़ों को संरक्षण मिला है, वैसे ही संरक्षण इसको भी मिलना चाहिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। नालंदा और तेल्हारा की तरह मगध की इस धरती पर ज्ञान की एक और महान परंपरा विकसित हुई। आज भले ही इसका नाम नालंदा जितना प्रसिद्ध न हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ भी दूर दूर से आने वाले विद्यार्थी और भिक्षुओं के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। हम बात कर रहे हैं उदंतपुरी महाविहार। वर्तमान बिहार शरीफ में स्थित इस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के शासनकाल में हुए। कहा जाता है कि यह महाविहार बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और पूर्वी भारत में ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज अधिकांश हिस्सा इस शहर के नीचे दब चुका है। ये उदंतपुरी का शायद परिसर होगा, मतलब एक हॉल टाइप है। ये पूरा समझिए कि एक ही जैसा होगा, और इसमें कुछ कमरे हैं, जैसे उनमें से एक देखिए, ऐसे जैसे ये है, छोटे छोटे कमरे हैं, और इधर देखिए, शायद यहाँ पर बैठ के पढ़ाया जाता होगा बच्चों लोग को, जो भी उस टाइम इस महाविहार में पढ़ते थे उनको। और एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब आक्रमणकारी आए तो शायद आप देख ही सकते हैं क्या है, ज़्यादा जो है मस्जिद है और कब्रिस्तान, एक तरह से समझिए कि कई लोगों का यहाँ पर कब्र दफन है। ये है उदंतपुरी, और जो भी है आपके सामने है। क्या आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। चलिए अब चलते हैं वहाँ पर। अब तक हमने देखा कि कैसे नालंदा की धरती ने दुनिया को ज्ञान दिया, लेकिन इस जिले की पहचान सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। इसी धरती ने एक और महान धर्म के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह धरती है भगवान महावीर के अंतिम प्रवास और उनके निर्वाण की। अभी हम लोग आ चुके हैं नालंदा के उस जगह पे जिसे भगवान महावीर का जन्म स्थली माना जाता है दिगंबर परंपरा के अनुसार, और जो श्वेतांबर परंपरा है उसके अनुसार वैशाली में माना जाता है कि वहाँ पर जन्म स्थली है, और जो दिगंबर परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट के कुंडलपुर को वास्तविक जन्म स्थल माना जाता है। तो ये तो मतभेद है दोनों में, और ये उनके अपने अपने विचार हैं।
कुंडलपुर से कुछ ही दूर पर स्थित है पावापुरी। जैन परंपरा के अनुसार यहीं भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। आज इसी पावन स्थान पर बना जल मंदिर दुनिया भर के आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र है। कहा जाता है कि यहीं पर महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि जब उनका निर्वाण हो गया और उनकी जो चिता जली, तो उसका राख जो भी मिट्टी में मिल गया, तो लोग श्रद्धावश क्या करें कि उस राख को लेके जाने लगे। तो इतना यहाँ से मिट्टी हटा दिए लोग ना कि यहाँ पर गड्ढा हो गया, बाद में उसमें पानी आ गया और तालाब भर गया। और ये देखिए कितना सुंदर कमल का फूल। तो ये सारा जितना है अभी तालाब कमल के फूल से भरा हुआ है। ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यह वही धरती है जिसे राजाओं ने बल दिया, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना करुणा दिया, जहाँ महावीर ने इसे त्याग सिखाया, और यहीं के नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। ये था हमारा नालंदा का सफ़र, जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएँ घटी। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।